वेलकम है दोस्तों हमारे नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर्स, कॉटलिन में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कॉटलिन में फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा अभी तक आपने हमारी कॉटलिन की सीरीज में देखा होगा कि जितना भी हम कोड लिख रहे हैं वो हम मेन ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है FUN, फंग लिखा हुआ है, और उसके बाद में मेन करके डबल ब्रेसेस लगा के यहाँ पे करली ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो इसे एक फंक्शन कहते हैं कॉटलिन में। ठीक है, अब कॉटलिन में फंक्शन कोई बनाना है तो कैसे पता पड़ेगा। पहली चीज फन जो होता है, FUN जो है वो यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जाता है फंक्शन बनाने के लिए, और इसके अंदर जो भी आप फंक्शन लिखते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है। अब लेट सपोज कॉटलिन में मेन जो फंक्शन है वो तो डायरेक्टली कॉटलिन कॉल कर लेता है। अगर हमें कोई इस तरीके से कोई दूसरा फंक्शन बनाना है जिसको मुझे कॉल करना है तो कैसे रहेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा FUN, उसके बाद मुझे जो भी फंक्शन का नाम देना है, लेट सपोज हम कोई कैलकुलेटर या फिर कोई सिंपल सा कोई लॉजिक वाला बना रहे हैं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एडिशन और डबल ब्रेसेस लगा दूंगा। अभी ये रेड दे रहा है यहाँ पे, क्यों, लेट देख लेते हैं। वार्निंग आ रही है तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ये एक फंक्शन है तो आप इट मस्ट शुड हैव अ बॉडी, तो इसके पास एक बॉडी भी होनी चाहिए। बॉडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो करली ब्रेसेस आप लगा दो। अभी यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, वार्निंग क्या कह रहा है, इट इज नेवर यूज, क्योंकि अभी तक हमने इसे यूज नहीं किया है। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करा लूँ, कॉल कराने का सिंपल सा तरीका है, नाम लिख के आप डबल ब्रेसेस लगा दो तो वो कॉल मार देगा। अभी भी ये वार्निंग की लाइन आ रही नीचे, ये कह रहा है शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। तो लोअर केस लेटर इनका जो कोडिंग कन्वेंशन होता है वो इस तरीके से है। लेट सपोज अभी इसको छोटा कर देते हैं, नाम नाम अपडेट कर दिया, अब कोई वार्निंग कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक भी आ चुका। सिंपल सा तरीका है कॉटलिन में फंक्शन बनाने के लिए, आपको FUN कीवर्ड यूज करके फंक्शन का नाम लिख के और ब्रेसेस लगा देने हैं और बॉडी ओपन कर देनी है, तो ये हमारा बन गया फंक्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शन तो बन गया, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। यूज हम इसी एग्जांपल को लेके करते हैं। लेट सपोज एडिशन है। अब एडिशन क्या होता है, दो नंबर का एडिशन, तीन नंबर का एडिशन, मल्टीपल नंबर्स का एडिशन। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भैया जो मेरा एडिशन वाला फंक्शन है ना, इसमें क्या होना चाहिए, दो नंबर आने चाहिए। तो अभी हम दो नंबर लेके देखते हैं। लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ भैया नंबर 1 जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, और नंबर 2 जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये फंक्शन जो है अब वो दो नंबर एक्सेप्ट करता है जिन वेरिएबल्स का नाम है नंबर 1 और नंबर 2, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। हमने डेटा टाइप भी यहाँ पे बता दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड आने लग गया है। यहाँ पे लाइन आ रही है, ये बोल रहा है कि भैया आपने वैल्यू पास नहीं करी है, आपने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे तो पास करो। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से पास करूंगा, अब बेसिक तरीका क्या रहता है हमारे नंबर पास करने का। नंबर 1 लेट सपोज मेरा है 1, नंबर 2 जो है मेरा है वो 2, तो ये सॉर्टेड हो गया। अब मजे की बात यहाँ पे कुछ आती है, वो होती है कि एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स करके। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लेट सपोज अभी तो यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स हैं जो मैं पास करने हैं, दो ही आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं पास करने हैं। लेट सपोज हमारे कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर काफी सारे पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। वैसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करना किसी फंक्शन में सही तरीका नहीं होता है, उससे फंक्शन की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट एग्जाम्पल के लिए हम अभी समझते हैं, लेट सपोज अगर मुझे बहुत सारी चीजें पास करनी है एक फंक्शन में, और मुझे नाम भी बताना है, मुझे मैंने 1 2 लेट सपोज यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो मुझे पास करनी है, और लेट सपोज ये सब नंबर ही नहीं है, ये सब अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग चीजें हैं। तो रीडेबिलिटी बढ़ जाए या फिर इस तरीके से मुझे पता रहे कि भैया ये जो चार है ना वो क्या है, वो मुझे नाम से पता पड़ जाए सब चीजें। तो इस कॉटलिन के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है, इक्वल्स टू लगा दूंगा। जो भी हमारे वेरिएबल का नाम होता है हम उसको लिख के और इक्वल्स टू लगा के उसके सामने उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का एक और अच्छी बात है, इसको अभी एक काम करते हैं, मैं मिटाता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ एक स्ट्रिंग, अभी के लिए हम फंक्शन को क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मुझे कोई डिफरेंट डेटा टाइप पास करना है यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, अब मैं अगर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स नहीं यूज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमेशा पहले इंटीजर भेजना है और उसके बाद में मुझे कोई स्ट्रिंग भेजनी है, तभी ये काम करेगा। लेट सपोज अगर मैं इसे ऐसा कर दूं कि पहले मैं स्ट्रिंग भेजूं और फिर बाद में मैं नंबर भेजूं, जो कि मुझे याद नहीं है कि फंक्शन किस ऑर्डर में एक्सेप्ट करता है आर्ग्यूमेंट्स, तो मुझे बार बार जाके देखना पड़ेगा और ये यहाँ पे वार्निंग भी देगा।
तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा नंबर 2 है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो आप स्ट्रिंग में तो ले लो नंबर 2, और नंबर 1 जो थे अब है मेरा, वो मेरा इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे ये ले लो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सारी वार्निंग सारी एरर सब कुछ गायब हो गया। क्यों? नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स ना ही सिर्फ हमें मदद करेगा रीडेबिलिटी बढ़ाने में, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हमें ये भी मदद कर रहा है कि आप किसी भी ऑर्डर में भेजो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, बट उसका नाम अगर आप लिख देते हो तो वो फिर देख लेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी भेज सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का। अब हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स देख लिए, जो कि इसको हम वापस एडिशन वाला फंक्शन बना लेते हैं, हमारा जो बेसिक तरीका था। लेट्स सपोज इसको 5 ले लेता हूँ। अब कॉटलिन के अंदर फंक्शन में एक और कंसेप्ट आता है, भैया कहते हैं कि भैया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल समझते हैं। भाई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नाम से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो चीज डिफॉल्ट सी यहाँ पे लगी हुई है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यूजर दे ना दे कुछ तो डिफॉल्ट है जो कि पहले से अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट सपोज कि भैया मेरे को ऐसा कोई फंक्शन बनाना है। अभी एग्जांपल हम एडिशन का लेके समझ रहे हैं, बट लेट सपोज मुझे ऐसा कोई एडिशन बनाना है। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ एड 100। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ एड 100। ठीक है, अब मेरा नाम, इसका फंक्शन का नाम हो गया एड 100। अब एड 100 में मजेदार चीज क्या है कि ये जो फंक्शन होगा ना, वो क्या काम करेगा, वो हमेशा जो भी आप नंबर भेजोगे इसमें 100 ऐड कर देगा। ठीक है, अब 100 ऐड कर देगा। तो एक तो बेसिक तरीका क्या हो सकता है, अब आप बोलोगे भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नंबर 1 भेजो, यहाँ पे ये अंदर जाएगा, आपका ये नंबर 1 लेगा और ये प्लस लेके 100 ऐड कर देगा इसमें। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, वेल आंसर ले आके उस आंसर को रिटर्न भी करा सकते हो, हाँ भाई सही है। पर लेट्स सपोज कोई ऐसी तरीके का हम फंक्शन समझ सकते हैं जिसमें अगर ऐसा कोई हमें बताना है, जिसमें हम यूजर को कह रहे हैं कि भाई अगर तू नहीं भेजेगा ना तो मैं 100 ऐड करूंगा, बट अगर तू कुछ भेजता है तो मैं वो ऐड करूंगा। तो अपन समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि भैया नंबर 2 जो कि है मेरा इंटीजर टाइप का। अब यूजर के पास क्या आ रहा है, यूजर को हमने, यूजर के लिए कंपलसरी हो गया नंबर 2 भेजना, पर हम क्या चाहते हैं कि यूजर के लिए कंपलसरी ना हो। यूजर अगर दे दे तो ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, सॉर्टेड है ना। मैं क्या करूंगा भैया, मैं वहां से नहीं भेजूंगा वैल्यू। मैं जब अपने फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बना रहा हूँ जो कि मुझे यूजर को देनी है, मैं यहाँ पे इक्वल्स लगा के 100 लिख दूंगा। 100 लिख दिया मैंने, और नंबर 2 को कॉपी करके यहाँ पे 100 की जगह नंबर 2 कॉपी कर देता हूँ। अब क्या हो गया फंक्शन, भैया यूजर ने 100 ऐड 100 कॉल करा, उसने भेजा एक नंबर, नंबर 1, वो यहाँ पे आया, इसने नंबर 1 और नंबर 2 ऐड कर दिया। तो हुआ क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आ गया। यूजर अगर कोई नंबर, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर नहीं भेजना चाहता है, तो उसकी कुछ तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसकी, हम वो यूज कर लेंगे। इंटरनली वो फंक्शन वो यूज कर लेगा और आपको जो भी कोड परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करके दे देगा। सिंपल सा सॉर्टेड सा है। इसको आप एक बार रन करके मैं देख लेते हैं कि भाई आंसर सही भी आ रहा है कि हम ऐसे बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। मैंने प्रिंट करा लिया आंसर, तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, हमने क्या भेजा था, हमने भेजा था 1। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, 100। आंसर क्या आ गया, 100। ठीक है भाई, ये तो काम कर रहा है। बट अगर यूजर नंबर भेजता है तो फिर क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 भेजता हूँ मैं, 5 और 1 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये 100 क्या है, यूज नहीं आना चाहिए। अब रन करके देखते हैं, आ गया 6। तो सिंपल से समझ में आ गया हमें कि भाई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट की कुछ वैल्यू रख लो, अगर यूजर को नहीं भेजनी है तो वो नहीं भेजेगा, अगर उसको भेजनी है तो वो भेज देगा। तो यूज डिपेंडेंसी नहीं बनानी यूजर के ऊपर कि भाई यूजर को भेजना ही नहीं है ये भेजिए। तो ये हमने देख ली दोनों चीजें, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है फंक्शन के अंदर, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के अंदर। अब सिंपल सा तरीका कह सकते हैं भैया यार, ये तो काफी, मतलब अगर मान लो हमें कोई छोटा सा फंक्शन लिखना है जिसका काम बस है ना प्लस करके रिटर्न करना है, और उसका कोई ज्यादा काम नहीं है, तो क्या भैया आप उसको छोटे तरीके से लिख सकते हो, ये तो काफी लंबा चौड़ा हो गया। हाँ भाई लिख सकते हैं। एक एक इसको हटाते हैं हम, इसको हम वापस ऐड बोलते हैं, और यहाँ पर लेट सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। इसे कहते हैं बेसिकली, हमने क्या कर दिया, हम सिंगल लाइन फंक्शन बना रहे हैं। एक ऐड फंक्शन बनाऊंगा, ये फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर लेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, एक और नंबर लेगा जो भी इंटीजर टाइप का होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वल्स लगा दूंगा। इक्वल्स मतलब
इस कोड का जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिटर्न टाइप होगा, वो इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ भाई, नंबर वन प्लस नंबर टू कर देंगे हम। ये नंबर वन प्लस लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने बोल दिया नंबर टू। तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। भैया ये रिटर्न कर ही रहा है, इसकी क्या गारंटी है? सही बात है भाई, प्रिंट करा के देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में आंसर ले लेते हैं यहाँ पे, और इस आंसर को यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं कि भैया आंसर प्रिंट सही नहीं लिखा हमने। PRINT प्रिंट एल एन हो गया। स्पेस दे देते हैं, रन करके देखते हैं। एक और पाँच ऐड होगा, छः आना चाहिए। छः आ गया, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन फंक्शन। सिंगल लाइन फंक्शन ठीक है। अरे भैया अगर अब सिंगल लाइन फंक्शन में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, नंबर वन नंबर वन प्लस नंबर टू अगर मुझे यहीं पे प्रिंट कराना है, तो फिर ये क्या रिटर्न टाइप है? इसमें क्या रिटर्न होगा? चलो देख लेते हैं भाई। इसको मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए कि भैया अननोन। अभी आपको नहीं पता कि क्या रिटर्न होगा, क्योंकि नंबर वन प्लस नंबर टू तो प्रिंट एलन के अंदर हो गया। प्रिंट एलन थोड़ा 6 रिटर्न करेगा। तो वो देखते हैं यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है। इसे मैं बोल रहा हूँ अननोन वैल्यू। अब प्रिंट करा के देखते हैं। अननोन वैल्यू भाई, इसका प्रिंट नंबर वन नंबर टू एक और पाँच छः तो आ गया, पर अननोन वैल्यू में क्या आया? ये कह रहा है कॉटलिन डॉट यूनिट। ये क्या होता है भाई कॉटलिन डॉट यूनिट? ये क्या नई चीज़ है? अब कॉटलिन डॉट यूनिट क्या होता है? अगर जिन लोगों ने जावा पढ़ी है तो उन लोगों को पता होगा, वॉइड होता था पहले। वॉइड क्या करता था? वॉइड मतलब भाई कुछ भी नहीं करेगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है इसका, कुछ भी नहीं होता। पर कॉटलिन में ऐसा नहीं होता। कॉटलिन में क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, लेट सपोज यहाँ पे अगर अपन ने कोई फंक्शन लिखा, लेट सपोज सब्ट्रैक्ट का। अब ये सिंपल फंक्शन है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है यहाँ पर। बट बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है ये एक यूनिट रिटर्न करता है। यूनिट क्या होता है? एक काम करते हैं, एक बार लिख के और डीप डाइव करके देखते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा यूनिट। हम यहाँ देखते हैं एक बार कि प्रिंट क्या हुआ था अभी। ठीक है, इसको मैं खोल रहा हूँ, ये कह रहा है कॉटलिन डॉट यूनिट। तो कोई तो कुछ पैकेज और क्लास वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके अंडर द हुड जाके देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या है यहाँ पे? भैया कॉटलिन का एक पैकेज बना हुआ है, उसके अंदर कुछ तो पब्लिक ऑब्जेक्ट यूनिट बना हुआ है, कुछ ओवरराइड हो रखा है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आगे हुए सीरीज में हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये यूनिट भी कोई एक अपना कोई इंस्टांस बना के रख रहा है यहाँ पे, एक क्लास की तरह मान लो अभी के लिए कि कुछ तो एक कोई क्लास कुछ इंस्टांस है यहाँ पे, जो कि ये यूज करता है जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है। तो ये यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गई कि जब कुछ भी रिटर्न नहीं है यहाँ पे, जब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, कुछ जब हम समझ रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे यूनिट वैल्यू है। ठीक है, यूनिट का मतलब वन वगैरह नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई सिंगल लाइन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, एक लाइन में कैसे लिखना है, उसकी वैल्यू रिटर्न कैसे होगी। ठीक है, अब एक चीज और हम देख लेते हैं। अभी हम रिटर्न टाइप की बात कर रहे थे। कॉटलिन में क्या होता है? कॉटलिन में लेट सपोज अगर मुझे लंबा ब्लॉक लिखना है, मुझे सिंगल लाइन फंक्शन नहीं लिखना है, कोई मेरा बड़ा भारी फंक्शन है, इसके अंदर मैंने काफी सारे कंप्यूटेशन चीजें जो भी करी, अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है, लेट सपोज मैंने रिटर्न करना है कोई इंटीजर टाइप का डेटा। इसको हटा देता हूँ एक बार मैं। कोई इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है डेटा, जब ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि भैया आपका, आप कह रहे हो कि इंटीजर रिटर्न करना है, पर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिट। यूनिट रिटर्न करने को बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट हमने अभी देखा था कि यूनिट होता है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, रिटर्न मैंने मुझे फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भाई तेरा रिटर्न टाइप जो है ना, वो इंटीजर है। कैसे बताएंगे? कॉलन मारेंगे और इंटीजर लिख देंगे, चली गई रेड लाइन। तो फंक्शन को रिटर्न टाइप अगर बताना है तो सिंपल सा तरीका है, फंक्शन के एंड में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई इसका ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये तो रिटर्न लिख के और ये हो गया। यही चीज सिंगल लाइन फंक्शन में कैसे काम करेगी? क्योंकि वहां तो हमने क्या करा था, इक्वल्स टू मार के सीधा ये लिख दिया, तो रेड लाइन आई नहीं, क्योंकि हमने यहाँ तो इंटीजर बताया ही नहीं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि भाई इंटीजर। अब सिंगल लाइन फंक्शन में क्या होता है ना, सिंगल लाइन फंक्शन में आपको जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन में फंक्शन में एक तरीके का ऑप्शनल वाली बात हो गई कि अगर आप रिटर्न टाइप नहीं भी डिफाइन कर रहे हो, तो फंक्शन को पता है कि भाई हाँ 8 ही वैल्यू जानी है, तो वह सॉर्टेड हो जाएगा। बट जब आप ब्रेसेस में बॉडी बना के पूरा लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको, जैसे रिटर्न टाइप आपने लिखा 5 6 जो भी है नंबर है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा डेटा टाइप कि भाई कौन से डेटा टाइप का ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमने देख लिया कि कॉटलिन के फंक्शंस पे रिटर्न टाइप कैसे काम करता है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में और पिछले बहुत सारी वीडियोस में हम जब भी अंडर द हुड जा रहे थे, तो हम देख रहे थे इनफिक्स इनफिक्स वर्ड बड़ा आ रहा था बार बार फंक्शंस के साथ में। अब वो क्या होता है, उसको समझते हैं।
उसके लिए एक बार मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनफिक्स, इनफिक्स फंक्शंस क्या होते हैं? इनफिक्स को यहाँ पे लोग नोटेशंस भी बोलते हैं, नोटेशंस। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बट देख लो कोई ना। इनफिक्स नोटेशंस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इनफिक्स नोटेशन क्या होता है? अभी हम क्या कर रहे थे इतनी देर से, जितनी भी बार हमें कोई फंक्शन कॉल कराना हो रहा है ना, तो हमें ब्रेसेस लगाने पड़ रहे हैं। कैसे? मैंने ऐड बनाया था, इस ऐड को कॉल करने के लिए हमने क्या करा था? ऐड और डबल ब्रैकेट्स, इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा था, ठीक है। बट अगर आप फोर लूप वाला वीडियो याद करोगे या फिर कोई दूसरा वीडियो देखोगे जहां पे हम कितनी बार कर रहे थे ना, हम सिर्फ वैल्यूज लिख रहे थे। जैसे अगर आप लास्ट वाला वीडियो याद करोगे, तो वहां पे हमने क्या करा था? एंड ऑपरेटर यूज किया था। एंड ऑपरेटर के लिए मैं क्या कर रहा था? एंड लिख दिया था मैंने सिर्फ, ठीक है। और के लिए हम सिर्फ और लिख रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं इनफिक्स से, कि भाई कुछ तो ऐसा तरीका है जिससे बिना ब्रेसेस लगाए हुए उसको बता फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, एक बार देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लास्ट वाला एग्जांपल वापस लेते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा इफ ट्रू एंड ट्रू, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। एंड के अंदर चलते हैं। एंड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनफिक्स। इनफिक्स फंक्शन है ये एंड, और ये दो वैल्यूज को बुलियन वाला कंपैरिजन करता है। तो ये काम कैसे कर रहा है? ये कैसे काम कर रहा है? ये लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस दोनों के राइट साइड में जो वैल्यूज है उनको लेके काम करता है, ठीक है। तो हम अपना एक काम करते हैं, हम अपना खुद का एक इनफिक्स नोटेशन, इनफिक्स फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि यार, मैं जब भी यहाँ लेट सपोज मैंने बोला कि वेल आंसर इज इक्वल्स टू 1+1, 1+1 तो हो गया। यार एक काम करो कि ऐसा कोई फंक्शन बनाओ जहाँ पे मुझे प्लस का साइन ना लिखो, मैं बोलूँ ऐड, तो ये वाला ऐड कॉल हो जाए और ये वाला काम करके अपना रिटर्न कर दे फंक्शन। इसको इनफिक्स बनाओ। इनफिक्स फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन के आगे इनफिक्स वाला कीवर्ड लिख दो, ठीक है। इनफिक्स वाला कीवर्ड लिखा भी है, क्या कह रहा है? एरर आ रही है, ये बोल रहा है इनफिक्स मॉडिफायर इज इनकेपेबल ऑफ दिस फंक्शन, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द एक्सटेंशन फंक्शन। कुछ तो किसी का ये मेंबर या एक्सटेंशन फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कैसे हम इसको बोलेंगे? भैया एक काम कर, तू इंटीजर का बन जा, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, इंटीजर पे काम करना। अब जैसे आप देखोगे इंटीजर बोलते ही क्या हो गया? ये रेड हो गया लाइन। अब रेड लाइन जो है वो 1 पे आ गई है। क्यों? इसका मतलब मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ कि भाई कुछ कुछ तो एलएचएस के साथ सॉर्टेड हो गया है, आरएचएस का दिक्कत है। आरएचएस को भी सॉर्ट कर दें। यहाँ पे हम बोलते हैं कि नंबर 2, और इसको मैंने बोला इंटीजर। अरे भाई सब कुछ सॉर्ट हो गया, सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो अभी तक क्या हुआ? मैंने इसे बोला कि भाई तू जो ऐड फंक्शन है ना, वो पहले तो इनफिक्स बन जाए, इनफिक्स कीवर्ड का यूज कर लिया। उसके बाद मुझे इस फंक्शन को डेटा टाइप बताना पड़ा कि भाई तेरी एलएचएस और एलएचएस की जो वैल्यू होगी ना, वो एलएचएस वाला जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? मैंने बोल दिया कि भाई इंटीजर होगा, 1 मेरा इंटीजर है। अगर यही मैं स्ट्रिंग के साथ में करूंगा तो देखो रेड हो गया, नहीं चलेगा, वो इंटीजर पे ही चलेगा। ठीक है भाई, इंटीजर चला लो, आप इंटीजर चला लो। आरएचएस पे भी आपकी कोई वैल्यू आप भेजोगे? आप हाँ भेजेंगे भाई, नंबर 2 भेजेंगे, इंटीजर टाइप की होगी, वो ऐसे यहाँ से आ जाएगी। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? अब मैं अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, दिस का मतलब क्या होता है? जिस नंबर पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस नंबर पे ये वाला एनोटेशन लगा हुआ है वो वाला, मैं बोल रहा हूँ प्लस। प्लस किस पे करूंगा? नंबर 2 पे। प्लस कर दिया मैंने नंबर 2, सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं वैल्यू को। आंसर 1 और 1 की जगह काम करते हैं, थोड़ा अलग नंबर लेते हैं अब की बार। यहाँ पे लेते हैं 56। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 5678। रन करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 134, 134, 56 + 78, 134 वैल्यू आ चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।